यामीन की माँ कुरून ऊला की मुसलमान माओं की सुन्नत जिंदा करने जा रही थी। उसने अपनी बेटी से कह दिया था कि अगर जिंदा रही तो जरूर उसके पास आएगी, वरना फिर जन्नत में उसकी मुंतजिर रहेगी। एक एक लम्हा कीमती था। इसका एहसास उन सबको था। वो बोली, तुम लोग जाओ, उसका कुछ एतबार नहीं, कहीं उन मूजियों के साथ यहाँ ना आ जाए। अभी उसकी बात बमुश्किल मुकम्मल ही हुई थी जब अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जहांगीर ने बिजली की सी फुर्ती से क्लैशनकोफ को फायरिंग पोजीशन में करके कमरे के एक कोने में पोजीशन ले ली। मरियम ने कहा, फिक्र की बात नहीं, शायद वलीद भाई हों। ये कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। दूसरे ही लम्हे 20-22 बरस का एक मुजाहिद उनके सामने मौजूद था। उसने पहले तो वहां मौजूद लोगों पर एक तायराना नजर डाली, फिर बेइख्तियार जहांगीर से बगलगीर हो गया। जहांगीर भाई, आपकी आमद हमारे लिए सादत है, लेकिन अफसोस हम आपकी कोई खिदमत भी नहीं कर सकेंगे। मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, आपको फौरन जहां से निकलना है। हमारे मुखबर की इत्तला है कि इस तरफ फौज के 4 ट्रक आ रहे हैं। उन्हें यहाँ पहुंचने में बमुश्किल 10 मिनट लगेंगे। दिन के उजाले में हम उनके खिलाफ थोड़े से बारूद के साथ कोई खास कार्रवाई भी नहीं कर सकते। हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था कि इस आबादी के शुमाल जानिब मौजूद पहाड़ी सिलसिले की तरफ पसपाई इख्तियार करें, लेकिन उन पहाड़ियों के नीचे BSF की छावनी है। अगर अंधेरा होता तो हम जुनूब की तरफ जाने का खतरा मोल ले सकते थे, लेकिन दिन की रोशनी में 2-2.5 किलोमीटर मैदानी इलाके को उबूर करना मुमकिन नहीं होगा। अब एक ही रास्ता बाकी है कि हम सफाक दिल की तरफ पसपाई इख्तियार करें और श्रीनगर शहर में दाखिल हो जाएं, जहां कम से कम रात तक छुपा जा सकता है। वलीद ने उससे अलग होने के बाद तेजी से सारी सूरत हाल बयान कर दी। जहांगीर ने बतौर खास ये बात नोट की थी कि वलीद के चेहरे पर दूर दूर तक खौफ का कोई शायबा भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कुछ परेशानी थी तो सिर्फ इस बात की कि उनके मेहमान को जहमत उठाना पड़ेगी। जहांगीर ने अचानक ही पूछा, तुम्हारे पास कोई ग्रेनेड है? वो बोला, सिर्फ 3। ये कहते हुए उसने पाउच से 3 ग्रेनेड निकालकर जहांगीर की तरफ बढ़ा दिए। जहांगीर बोला, एक मुझे दे दो, बाकी 2 तुम रखो, आओ चलें, मेरे ख्याल से वक्त जाया करना मुनासिब नहीं। ये कहकर जहांगीर ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जमीला एक कदम आगे बढ़ी और अपनी माँ की फैली हुई बाहों में समा गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची और इन मुजाहिदों की हिफाजत करना। या इलाही, अपनी रहमत का कोई मौजज़ा दिखा दे। या अल्लाह, तुझसे क्या बैद है, तू सब कुछ करने पर कादिर है। या अल्लाह, मैं अपनी बेटी को तेरे भरोसे इन मुजाहिदीन के सुपुर्द कर रही हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी सिस्कियां लेती बेटी को खुद से अलग किया और उसका हाथ मरियम को थमा दिया। मरियम बोली, मुतमईन रहना माँ जी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाती हूँ कि अपने जीते जी इस पर आंच नहीं आने दूंगी। पहले मैं मरूंगी, फिर कोई इस पर मैली नजर डालेगा। ये कहकर मरियम ने जमीला को अपने सीने से लगा लिया। जहांगीर बोला, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ माँ जी, अल्लाह ताला आपकी निगहबानी फरमाए। जिंदा रहा तो जरूर आपकी जियारत को आऊंगा। ये कहकर जहांगीर ने अपना सर उसकी तरफ झुका दिया। कश्मीर की बहादुर माँ ने जहांगीर और वलीद दोनों के सरों पर हाथ फेरा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसने चारों को बाहर जाने का इज़्न देते हुए कहा, फी अमानिल्लाह। मरियम सबसे पहले बाहर निकली, जिसने जमीला का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके बाद वलीद और जहांगीर बाहर आए। उनके अक़ब में दरवाजा बंद हो गया। शायद अपनी बेटी से जुदाई के आखिरी मंजर की ताब मादर मेहरबान नहीं ला सकती थी। चारों तेजी से आबादी की मुखालिफ समत की ढलान उतर रहे थे जब अचानक उन्होंने एक नौजवान को भागते हुए उस तरफ आते देखा। बेसाख्ता वलीद के मुंह से निकला, नदीम, या अल्लाह खैर। इस दौरान वो उनके नजदीक आ गया था। खैरियत? उस तरफ से फौज आ रही है। उसने मशरिक की जानिब इशारा किया। उसके साथ ही उनकी नजर आबादी के नीचे उस तरफ आने वाले रास्ते पर पड़ी। दूर से फौजी ट्रक उस तरफ आते दिखाई दे रहे थे। ये वाहिद सड़क थी जो उस तरफ आ रही थी। वलीद ने मकामी जबान में बड़ी तेजी से मरियम और उस तरफ आने वाले मुजाहिद को हिदायत दी और जहांगीर का हाथ पकड़कर जुनूब की समत उतरने लगा, जबकि मरियम और जमीला शुमाल की जानिब और नदीम मशरिक की तरफ अपने सफर का आगाज कर चुके थे। चलते चलते वलीद ने कहा, हमारे साथी उन्हें पहले मोड़ पर रोकेंगे, इस दरमियान हमें कुछ वक्त निकलने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अचानक ही जहांगीर रुक गया। उसने कहा, नहीं वलीद भाई, मैं भी मुजाहिदीन के साथ रहूंगा। वलीद ने कहा, जहांगीर भाई, खुदा के लिए आप सूरत हाल की नजाकत को समझिए। ये सब मकामी मुजाहिद हैं, इन्हें यहाँ से फरार के रास्ते का इल्म है, आपको नहीं है। आप जख्मी हैं। हमारे लिए इस वक्त सबसे अहम बात आपकी हिफाजत है। आप जिंदा रहे तो इंशाल्लाह इनकी बर्बादी का सामान करते रहेंगे। हमें अभी आपकी बहुत जरूरत है जहांगीर भाई। लेकिन जहांगीर बजिद रहा। वलीद बोला, जहांगीर भाई, मैं बादल नखास्ता नज़्म का मकामी कमांडर होने की हैसियत से आपको हुक्म देता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे। ये कहकर जहांगीर की तरफ देखे बगैर तेजी से ढलान की तरफ उतरना शुरू कर दिया। इताअत अमीर के सिवा जहांगीर के पास कोई चारा कार नहीं था। वो भी बादल नखास्ता उसके ताकुब में तेजी से भागता चला गया। दोनों बमुश्किल 50-60 गज ही चले थे जब उन्हें अपने अक़ब में धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसका मतलब था कि मुजाहिदीन के साथ फौज की झड़प शुरू हो चुकी है।
अब वो कदरे हमवार इलाके में आ गए थे। दरख्तों के घने झुंड और ऊंचे नीचे पहाड़ी टीलों के दरमियान दोनों कदरे झुककर एक दूसरे के ताक़ुब में तेजी से चल रहे थे, जब अचानक वलीद ठिठक कर रुक गया। जहांगीर उसके बिल्कुल नजदीक रुका था। वलीद ने उंगली से इशारा किया। उन्हें 6-7 बीएसएफ के जवान अपनी तरफ आते दिखाई दिए। अभी तक उन्होंने शायद जहांगीर और वलीद को नहीं देखा था। वलीद उसे न भी बताता तो जहांगीर की समझ आ गई थी कि दूसरी समत से फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनकर ये लोग सूरत हाल का जायजा लेने ऊपर बस्ती की तरफ जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल उस रास्ते से गुजरना था जहां से वो दोनों जा रहे थे। वलीद ने जहांगीर को मखसूस इशारा किया और दोनों एक दूसरे से 10-12 गज फासले पर झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। उन्होंने अपनी पोजीशन ऐसी रखी हुई थी कि सामने से आने वाले उन्हें दिखाई देते रहें। अब वो कदरे नजदीक आ गए थे और एक दूसरे के ताक़ुब में जंगी तरतीब के मुताबिक चल रहे थे। जहांगीर ने अचानक ही उनके कमांडर को हाथ के इशारे से जवानों को रोकते देखा। शायद उसे कोई शक हो गया था। दोनों एक दूसरे की रेंज में थे। कमांडर होशियार दिखाई देता था। उसने किसी शक की बिना पर अपने एक जवान को इशारा किया, जिसने उन झाड़ियों पर ब्रस्ट मारा जहां दोनों छुपे हुए थे। अब एक लम्हे का तवक्कुफ भी उनकी मौत बन जाता। गोलियां उनसे चंद फुट के फासले पर गिरी थीं। इससे पहले कि अगला छिड़काव उन्हें आले, अचानक ही वलीद ने अपनी पोजीशन से फायरिंग शुरू कर दी। शायद उसने पहले ही से कमांडर को निशाना बना रखा था। पहली गोली ने उसे ढेर कर दिया। उसके साथ ही 2 और भारतीय फौजी भी गिर पड़े। इस असना में जहांगीर अपने ग्रेनेड की पिन निकाल चुका था। उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए ग्रेनेड उनके बिल्कुल दरमियान फेंका और उसका रिजल्ट देखे बगैर उन पर फायर खोल दिया। जोरदार धमाके से बीएसएफ के जवानों की चीखें बुलंद हुईं। दूसरा ग्रेनेड वलीद की तरफ से आया था, जिसने अब खड़े होकर बौखलाए हुए फौजियों पर मौत का दहाना खोल दिया था। दूसरी तरफ जहांगीर भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। चंद मिनट के बाद ही वहां 6 लाशें मौजूद थीं। जहांगीर ने चाहा कि उनकी गन्ने उठाए, लेकिन वलीद ने उसे मना कर दिया। वक्त बहुत कम था। किसी भी लम्हे पहाड़ी से उन पर मार्टर का फायर शुरू हो सकता था। दोनों ने एक दूसरे के ताक़ुब में मतलूबा दरख्तों के घने झुंड की तरफ दौड़ लगा दी और 3-4 मिनट ही में वहां पहुंचकर रुक गए। चंद सेकंड में वो अपने फूले हुए सांस पर काबू पा चुके थे। वलीद के ताक़ुब में जहांगीर जा तो रहा था, लेकिन कदरे गैर मुतमईन। उसका दिल अभी तक उन मुजाहिदीन में अटका हुआ था जो भारतीयों को उसके ताक़ुब में आने से रोक रहे थे और जिन्होंने अपनी बेसरो सामानी के बावजूद खुद को आतिशो आहन के उस सैलाब में धकेल दिया था ताकि उनकी जान पर कोई आंच न आने पाए। यामीन ने सरफरोश तंजीम के ठिकाने पर पहुंचकर मामूल के कामों में कुछ वक्त गुजारा और फिर कर्नल गोपाल कृष्णा से राब्ता कायम किया। यामीन ने चापलूसी के अंदाज में कहा, आपके लिए ऐसा सरप्राइज है कि शायद ये गिफ्ट जिंदगी में पहले न मिला हो। कर्नल गोपाल कृष्णा बददिली से बोला, कम ऑन। वो बोला, सर जहांगीर मेरे कब्जे में पहुंच चुका है। जैसे ही कर्नल गोपाल कृष्णा के कानों तक आवाज पहुंची, वो उठकर खड़ा हो गया। वंडरफुल, वेल डन। कहाँ है वो? उसने अपने कैरियर में पहली मर्तबा इतनी जज्बातियत का इजहार किया था। यामीन ने चर्ब जबानी की, मेरे घर पर आराम कर रहा है। मैंने सोचा आपको या उस बेचारे को मजीद तकलीफ ही क्यों दी जाए। कर्नल बोला, किस तरह पहुंचा तुम तक, जल्दी बताओ। गोपाल कृष्णा ने इस दरमियान पुश बटन दबाकर मेजर रॉय को भी अंदर तलब कर लिया था, जो वायरलेस से आती कदरे बुलंद आवाज सुन रहा था। यामीन ने जवाब में पहले से तैयार शुदा कहानी सुना दी। कर्नल गोपाल कृष्णा ने बेचैनी से दरियाफ्त किया, उसे शक तो नहीं हुआ? यामीन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, ओ नो सर, इसका सवाल ही नहीं उठता। अगर उसे शक होता तो हम दोनों में से एक ही जिंदा रहता। अचानक ही गोपाल कृष्णा ने पूछा, उसके पास असलहा है क्या? यामीन ने कहा, यस सर, क्लैशनकोफ और चंद गोलियां। कर्नल गोपाल कृष्णा ने उसे डांटते हुए कहा, डैम इट, उल्लू के पट्टे, तुमसे किसने कहा था कि उसके हाथ में बंदूक दो? यामीन ने बेहयाई और चापलूसी का मुजाहिरा करते हुए कहा, सर ये जरूरी था वरना उसे शक हो जाता। कर्नल बोला, ठीक है, तुम फौरन बाहर आ जाओ, मीर साहब खुद इस ऑपरेशन की कमान करेंगे। ये कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर उसने रॉय को मंसूबा समझाते हुए कहा, लुक मिस्टर रॉय, इस सुनहरी मौके को कभी जाया न करना, कभी नहीं, वरना शायद मैं खुद को भी मुंह दिखाने के लायक न रहूं। अपने सामने कागज पर लकीरें लगाकर उसने रॉय को बता दिया था कि उन्हें किस तरह इस मंसूबे पर अमल करना है। दोनों के लिए ये इत्तला बड़ी तशवीशनाक थी कि जहांगीर के पास बंदूक और गोलियां मौजूद हैं। दोनों इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बंदूक की मौजूदगी में वो आसानी से हाथ आने वाला नहीं। उन्हें इतने खतरनाक अगरवादी से अपनी सर्विस में कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उसने मेजर रॉय को हुक्म दिया, मैं शाम ढलने का इंतजार नहीं कर सकता, वो बड़ा चालाक है, मामूली सी हरकत पर भी मोहतात हो जाएगा। डू इट नाउ। दूसरे ही लम्हे रॉय कमरे से बाहर था।
इस मर्तबा उन्होंने किसी भी दूसरी एजेंसी पर भरोसा करने की बजाय इस ऑपरेशन को खुद अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। रॉय ने जब कर्नल गोपाल कृष्णा से शुमाल की जानिब मौजूद बीएसएफ वालों को एतमाद में लेने की इजाजत चाही ताकि जहांगीर के फरार की सूरत में उस तरफ से घेरा मुकम्मल रहे, क्योंकि बसूरत दीगर उन्हें पहले मकान तक पहुंचना और उसके बाद सारे मकान और आबादी को घेरे में लेना था। लेकिन कर्नल गोपाल कृष्णा ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कदर बुलंद आवाज में कहा, मीर साहब, अपने ऊपर एतमाद करना सीखो। मेजर रॉय ने कर्नल गोपाल कृष्णा को आज तक ऐसे लहजे में खुद को मुखातिब करते नहीं सुना था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि पै दर पै नाकामियों ने कर्नल का मूड खराब कर दिया है। यामीन को तेज रफ्तार जीप ले आई थी और वो मेजर रॉय के साथ फौज के 4 ट्रक लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। मॉडर्न कॉलोनी तक का फासला उन्होंने आराम से तय कर लिया था। मेजर रॉय ने अपने जवानों को यहीं गाड़ियां छोड़कर पैदल ऊपर जाने का हुक्म दिया था। कॉलोनी के सरकारी मुलाजमीन अपने कारोबारी जिंदगी में मसरूफ अपने दफातर में मौजूद थे। वहां की उन औरतों, बुजुर्गों और बच्चों ने पहली मर्तबा उस इलाके में फौज को इस तरह नकलो हरकत करते बड़ी हैरानी और परेशानी के साथ देखा। ब्लैक एट्स कमांडोज बरक रफ्तारी से भागते हुए मकान को घेरे में लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जब अचानक ही पहले से घात में लगे मुजाहिदीन ने उन्हें आ लिया। हिरावल के 6-7 कमांडोज दिल में एक फायर करने की हसरत लेकर ही गिर पड़े और लुढ़कनियां खाते वापस आने लगे। पलक झपकते में उनके जिंदा बदन मुर्दार हो चुके थे। मेजर रॉय ने यामीन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने खुद उनके कमांडोज को मरवाने की मंसूबाबंदी कर रखी हो। रॉय ने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, डैम इट हरामजादे, तुम तो कहते थे वहां सब अच्छा है। यामीन ने घिघियाते हुए कस्में खाकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि 2-3 घंटे पहले तक सब अच्छा था, लेकिन मेजर रॉय ने गुस्से से बेकाबू होकर उसके मुंह पर इतनी जोर से तमाचा रसीद किया कि वो उलटकर दूसरी तरफ गिर पड़ा। जमीन पर गिरे यामीन को उसने जोर से ठोकर मार दी। यही अमल उससे चिपके 2 कमांडोज ने भी दोहराया। उसके साथ ही उन्होंने यामीन को निहत्ता कर दिया। उसे गालियां देते हुए मुजाहिदीन की फायरिंग से महफूज एक रास्ते से मकान की तरफ बढ़ने लगे। मेजर रॉय ने यामीन को अपनी ढाल बनाया हुआ था। उसने दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि जहांगीर मिले या न मिले, वो यामीन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हंगामी मंसूबाबंदी के तहत उसने 10 कमांडोज को अपने साथ लिया, बाकी ब्लैक एट्स को मुजाहिदीन को उलझाए रखने की हिदायत की और तेजी से मकान की तरफ बढ़ा। जब तक मेजर रॉय मकान के दरवाजे पर पहुंचता, नीचे मज़ाहमत करीबन खत्म हो चुकी थी। मुजाहिदीन के पास उतना ही बारूद था कि वो उन्हें 10-15 मिनट तक उलझाए रखते। अब वो एक दूसरे को कवर फायर देते हुए तयशुदा रास्तों पर फरार हो रहे थे। उन्होंने फरार के लिए कॉलोनी के अंदर से गुजरने का मंसूबा बनाया था। इस तरह उन्हें जगह जगह अपने ताक़ुब में आने वालों की फायरिंग से महफूज आड़ भी मयस्सर थी और उस कॉलोनी में मौजूद माओ, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों की मदद और दुआएं भी। इस बात का सवाल ही नहीं उठता था कि वहां का कोई कश्मीरी मुजाहिदीन के मुकाबले में हमलावर फौज के साथ इजहार हमदर्दी करे। मकान के दरवाजे पर पहुंचकर मेजर रॉय ने यामीन की कमर पर लात मारकर उसे दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो सहम कर पीछे हट गया। अंदर तो हर शय को आग लग गई थी। उन वेश्यों को इस बात का इल्म ही नहीं था कि यहाँ कश्मीर की एक ऐसी माँ मौजूद थी जो उनके लिए मौत की काली माता बनकर जाने कब से उनका इंतजार कर रही थी। उस मादर मेहरबान ने बुज़दिलों की तरह भारतीयों के हाथों मरने की बजाय उन्हें अपने ज़राए की हद तक सबक सिखाने का अज़्म कर रखा था। वो मकान की छत से हालात का बगौर जायजा ले रही थी और जब उसने ब्लैक कैट्स के ग्रुप को अपने मकान की तरफ बढ़ते देखा तो मजबूत कदमों के साथ नीचे आ गई। उसके हाथों और बाजुओं में उस लम्हे जवानों की सी ताकत अल्लाह ताला ने अपने फजल से पैदा कर दी। ब्लैक कैट्स कमांडोज के लिए मौत की काली देवी का रूप धारण करने वाली वादी कश्मीर की उस मुकद्दस माँ ने अपने घर में मिट्टी के तेल और पेट्रोल के 3 सिलेंडर घर में रखे हुए थे और जैसे ही उसका दुश्मन उसकी हुदूद में दाखिल हुआ, उसने अपने अल्लाह को याद किया और जलती हुई 2-3 तीलियां उस पर फेंक कर मकान की पुश्त वाले दरवाजे से निकलकर उनके पीछे आ गई। उसने जिंदगी में कभी पिस्तौल नहीं चलाया था, लेकिन आज वो शोलाए ज्वाला बनी उन पर फायर कर रही थी। उसकी चलाई दोनों गोलियां कमांडोज की आड़ में सबसे पीछे मौजूद मेजर रॉय के सर और कमर में लगी और वो जहन्नम रसीद हो गया। उसे उतनी ही मोहलत नसीब हुई थी। फायर की आवाज पर एक ब्लैक कैट उसकी तरफ घूमा और उसने अपनी ऊजी गन की 8-10 गोलियां मादर कश्मीर के सीने में उतार दी। वो शायद उस ग्रुप का सीनियर कमांडो था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे उसने यामीन को जोरदार ठोकर मारी और दूसरे कमांडोज ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। भारतीय हुकूमत के नमकखार सरफरोश के मकामी कमांडर यामीन मलिक का चेहरा उन्होंने नाकाबिल शनाख्त कर दिया था। उन्होंने उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा था जिस पर गोलियां न दागी हों। शायद मेजर रॉय की मौत और अपने मिशन की नाकामी का गुस्सा वो यामीन पर उतार रहे थे। 3-4 कमांडोज बैक वक्त मेजर रॉय की तरफ लपके थे जो आखिरी सांसें ले रहा था।
मेजर रॉय आखिरी लम्हात में कर्नल गोपाल कृष्णा को गालियां दे रहा था, जिसने उसे कुर्बानी का बकरा बनाकर यहाँ भेज दिया। हालांकि उसकी ड्यूटी के तकाजे कुछ और थे। उसने मरते मरते भी आखिरी जोरदार गाली कर्नल गोपाल कृष्णा को दी थी। ब्लैक कैट्स ने ये गालियां खुद सुनी थी, लेकिन उनमें से किसी को जुर्रत नहीं थी कि उसका आखिरी पैगाम कर्नल साहब तक पहुंचा सके। उसकी मौत पर जो रिपोर्ट लिखी गई उसमें यही कहा गया था कि आनजहानी मेजर भूपत राय ने मरते समय भारत माता की जय और जय हिंद कहा था और उसकी शानदार खिदमत पर उसके लिए परमवीर चक्र की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।